अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे यो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है 15 नवंबर 2019 का और ये पब्लिश हुआ था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और टाइटल इसका है सबवर्जन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। इसकी थोड़ी समरी ये है कि इसमें ख़ास तौर पे तनकीद की गई है कि इंडिया में जो है जुडिशल एक्टिविज़म का फुकदान है। इसमें ख़ास तौर पे इन्होंने दो एग्जांपल्स दे के बताया कि ख़ास तौर पे जो कश्मीर में की सूरत हाल है, 100 दिन से कर्फ्यू जारी है, उसके बारे में इनके कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और दूसरा जो अयोध्या के उसका केस का फ़ैसला आया है जिसमें इन्होंने इजाज़त दे दी थी कि ठीक है वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद जहाँ पे शहीद की गई थी वहाँ पे जो है वो अपना टेंपल बना लें। तो बाकी पहले मैं आप इसको जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसकी दोबारा आपको वो दे देता हूँ डेफिनेशन। जुडिशल एक्टिविज़म ये होता है कि इन शॉर्ट जुडिशल एक्टिविज़म मीन्स द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स बिकम एक्टिविस्ट्स एंड कंपेल द अथॉरिटी टू एक्ट एंड समटाइम्स ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड ऑल्सो मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Judicial activism in India acquired importance due to public interest litigation। अब ख़ासतौर पे ये इंडिया का था तो इंडिया के हवाले से मैंने डेफिनेशन ली थी, तो उसमें ये था कि जुडिशल एक्टिविज़म ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट जो है वो कंपेल करते हैं किसको, गवर्नमेंट को भी, और डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट को कि आप कोई पॉलिसीज़ बनाएं एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कोई मसले हो जाएं या कुछ हवाले से। तो मतलब क्या है, एक एक्टिव रोल अदा करती है जुडिशरी। लेकिन हमें ये ख़ासतौर पे दो मौके जो मैंने आपको बताए हैं, कश्मीर वाला और ये दिया जजमेंट, उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आया। तो ये बताया गया इसमें। तो इसमें शुरू करते हैं, इसकी मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, The Indian Supreme Court has long portrayed itself as a custodian of India's secular democracy। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को इंडियन सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि अपने आप को पोर्ट्रे ऐसा करते हैं कि वो कस्टोडियन है किसके, इनके जो सेकुलर डेमोक्रेसी है उसके। While the judiciary in India has tried to play an impartial role in countering majoritarianism। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जुडिशरी ने क्या रोल प्ले करने का कोशिश की है, इम्पार्शियल रोल यानी गैर जानिबदार रोल प्ले करने की कोशिश की है। किस चीज़ को काउंटर करने के लिए, मेजॉरिटेरियनिज्म। ये क्या होता है, ये है इज़ अ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी और एजेंडा दैट asserts that a majority sometimes categorized by religion, language, social class or some other identifying factor of the population is entitled to a certain degree of primacy in society and has a right to make decisions that affect the society। उसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि जो होते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये, जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें जहाँ पे जिस चीज़ की मेजॉरिटी है, जिस मज़हब की आप कह लें, कैटेगराइज पे मज़हब की बुनियाद पे कह लें, लैंग्वेज, सोशल क्लास, तो जहाँ मेजॉरिटी है तो उनको क्या है, उनके पास राइट होने चाहिए कि वो डिसीजंस बनाएं जो अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को। तो उन्होंने कहा जुडिशरी ने पहले तो यह है इसमें गैर जानिबदार रोल अदा किया है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी में है उसी को सारी उसकी बात मानी जाए, इंसाफ से चलना चाहिए। लेकिन ये मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट में इस तरह वो करते रहे हैं और लेकिन जो आजकल ख़ासतौर पे ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर जो जुडिशरी का रोल है तो उसको कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अब वजह इन्होंने क्या बताई है, इसको यहाँ से जो है मैं अब इसको थोड़ा वो भी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको लेके इसको ना हम वो भी कर लेते हैं, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं और साथ ही इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, अब वजह क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन ओवर द करंट कश्मीर क्राइसिस। उन्होंने कहा ये कश्मीर का अभी मौजूदा मसला चल रहा है एंड इट्स ट्रबलिंग वर्डिक्ट ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट। उन्होंने कहा ये दो चीज़ें हैं जिस तरह मैंने आपको एडिटोरियल के स्टार्ट में बताया था कि अयोध्या डिस्प्यूट के हवाले से जो जजमेंट आई थी और जो सुप्रीम कोर्ट का इन एक्शन, जो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है कि इसमें उन्होंने कोई डायरेक्शन दी होती गवर्नमेंट को कि इतने वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है जुडिशरी इंडिया की। आर बोथ मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स। उन्होंने कहा ये दोनों मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। द इंडियन एपेक्स कोर्ट इज़ नाउ बीइंग क्रिटिसाइज्ड वाइडली फॉर हैविंग अंडरमाइंड इट्स अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेसिव एंड टेम्पर्ड जुरिस्प्रूडेंस। उन्होंने कहा जो इंडियन की एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है, इज़ नाउ बीइंग क्रिटिसाइज वाइडली। उन्होंने कहा इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है, किस वजह से, फॉर हैविंग अंडरमाइंड, कि आप किस चीज़ की इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देते हो। उन्होंने कहा पहले जो है कि एक इफेक्टिव रोल होता था जुडिशरी का, लेकिन ये जो दो वाक़यात हैं ऐसे साबित हो रहा है
कि बिल्कुल भी जो है एक्टिव नहीं रहे हैं इस मामले में, फॉर हैविंग अंडरमाइन इट्स अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेसिव एंड टेम्पर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब और एग्जांपल पीछे दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैड बिकम वेरी प्रोएक्टिव ड्यूरिंग द 1980s, परहैप्स इम्पेल्ड बाय द नीड टू रेसिसिटेट इट्स इमेज एज एन बेटर टू इंदिरा गांधीज इमरजेंसी रूल 1975 टू 1977। उन्होंने कहा वहाँ पे बड़े एक्टिव थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पे जब वहाँ तस्वुर किया जाता था कि जो इमरजेंसी रूल लगा 1975 से 1977 तक, उसके पीछे जो है वो बेटर के तौर पे यानी अयानत की थी इसकी ये लाने में इमरजेंसी रूल, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिव हमें बाद में नज़र आई, अपने आप को ये ख़त्म करने के लिए निशान के जी वो बेटर है इमरजेंसी रूल लाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इन सब्सिक्वेंट टू ईयर्स द जुडिशरी इशूड न्यूमरस डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस इशू की कि राइट्स ऑफ प्रिजनर्स के हवाले से। इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या इसको कंपैरिजन चल रहा है कि पहले क्या किया था इन्होंने और बाद में जो है वो बिल्कुल इनकी खामोशी है। कह रहे हैं इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, बाद में जो साल आने वाले थे, जुडिशरी इशूड न्यूमरस डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, स्लम ड्वेलर्स एंड बॉन्डेड लेबरर्स। उन्होंने इस हवाले से उन्होंने सारों के राइट्स के लिए जो है वो डायरेक्शंस जारी की। इट टुक अप मेजर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स, खासतौर पर उन्होंने एनवायरमेंट के लिए भी ये डिस्प्यूट्स थे, रेंजिंग फ्रॉम एफर्ट्स टू कर्ब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए भी, टू प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज़, इसके लिए भी उन्होंने काम किया। तो ये सारे वजूहात बता रहे हैं कि बड़े एक्टिव थे। कब 1980s की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अब हम बात करें तो क्या है, in a more recent years, judicial activism in India has championed the cause of freedom of information. It has put pressure on government entities to improve their provision of social services. उन्होंने कहा जुडिशल एक्टिविज्म जो था वो रिसेंट ईयर्स में बड़ा ये लोग मतलब एक्टिव थे, उसमें डायरेक्शंस वगैरह देते थे गवर्नमेंट को क्या करो, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, और वो क्या प्रेशर डालते थे गवर्नमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट के थ्रू, इंटरप्रिटेशन के थ्रू, अपनी डायरेक्शंस के थ्रू, कि इट हैज़ पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंटिटीज़ टू इम्प्रूव द प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज, के जो सोशल सर्विसेज दो लोगों को, एंड इट वन एक्युलेट्स फ्रॉम ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स फॉर द क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। और उसमें उन्होंने कहा कि इनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की जानिब से भी ये सारे काम करने पे, अपना एक्टिविज़म दिखाने पे। अब बाकी इसमें एक और बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने 2017 में जजमेंट आई थी तलाक़ बिद्दत के हवाले से, जिसमें इन्होंने ट्रिपल और इंस्टेंट एक साथ 3 तलाक देने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। While some saw this decision as a precursor of an anti-Muslim agenda, others hailed it as a necessary step to protect women's rights. इसमें इन्होंने कहा कि कुछ की जानिब से कहा गया था कि ये एंटी मुस्लिम एजेंडा के तहत ये जजमेंट आई है, लेकिन बाकी लोगों ने इसको सराहा था कि ये अच्छी जजमेंट है किस हवाले से कि वुमेन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। हाउएवर दिस पास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट डिड आल्सो अपहोल्ड द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू चूज देयर स्पाउस। और इस साल एक और जजमेंट आई है जिसमें जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, अपहोल्ड किया है क्या कि राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो ये वो अपना जो है स्पाउस यानी बेटर हाफ वो चूज़ कर सकते हैं एंड कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, और दूसरे रिलीजन पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, विच वाज अ लैंडमार्क रूलिंग इन अ केस इन्वॉल्विंग व्हाट राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट रेफर टू एज फिनोमिनन ऑफ लव जिहाद। तो इस पर भी मतलब एग्जांपल सारी ये दे रहे हैं कि क्या क्या ये जजमेंट्स देते रहे हैं जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से, मतलब हर मौजू पे काम करते रहे हैं, प्रिजनर्स के हवाले से काम किया है, बॉन्डेड लेबर के हवाले से काम किया है, ये इसमें ये ट्रिपल तलाक वाला है, ये चीज़ आई है। लेकिन क्या हुआ है, जो इसमें जब मुसलमानों के हकूक़ की बारी आती है, कश्मीरियों का मसला आ जाता है, या हमारे पास ये दूसरा अयोध्या वाला के मसला था, तो वहाँ पे ये बिल्कुल हमें खामोशी नज़र आती है। और ज़ाहिर है इसमें इनका ये बड़ा एजेंडा भी नज़र आ जाता है कि मुस्लिम्स को ज़्यादा ये फेवर नहीं करना चाहते। लीगल experts have been somewhat uncomfortable with the Indian judiciary asserting its authority on the executive via public interest litigation. Taking advantage of weak coalition governments during the 1990s, the Indian Supreme Court had been able to assert the collegium right of judges appointing judges. However, since the rise of the Modi government, there has been a considerable shift in the power dynamics over judicial appointments. उन्होंने कहा लेकिन ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से काफ़ी डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। The central government in India has succeeded in making the judicial activism system more compliant to the political mandate of a populist and increasingly authoritarian government. उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, उन्होंने क्या कर लिया, कामयाब हो गए हैं, सक्सीडेड। क्या किस चीज़ में कामयाब हुए हैं कि ये जो भी जुडिशल सिस्टम है उसको कंप्लाइंट बना लें, कि अपना जो पॉलिटिकल मैंडेट है उसके साथ ले जाएं।
कि मतलब वो अपने तौर पर फैसले ना कर सकें, ख़ासतौर पर मज़हब वगैरह और उसकी बुनियाद पे जो है वो किसी उसको फेवर ना मिल सके, अपने ताबे मतलब आप कह लें कि उन्होंने कर लिया वैसे। More compliant to the political mandate of a populist and increasingly authoritarian government. The unfortunate victim of this wrangling between institutions of the Indian state is the Muslim minority in the country. और इसका नतीजा क्या निकला है, जो बीजेपी ने जो है बिल्कुल उस पर कंट्रोल कर लिया है एक तरह से इनकी इंडियन जुडिशरी पे, कि इसका मसला ये हुआ है कि इस ज़ाहिर इसके अताब का निशाना है वो कौन है, इज़ द मुस्लिम माइनॉरिटी इन द कंट्री। और खासतौर पर ये डिसीजन आती है सुप्रीम कोर्ट के, उससे भी ये जाहिर है। द एपेक्स कोर्ट इज डिलेइंग हियरिंग कंसर्निंग द लीगैलिटी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिवोक द। अब ये एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसमें हमारे पास आ रही है एक मिनट इसको, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि मोदी ये सुप्रीम कोर्ट है वो डिले कर रही है हेयरिंग्स किस हवाले से, कंसर्निंग द लीगैलिटी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन। ये मोदी गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, ये स्पेशल स्टेटस कश्मीर का उन्होंने ख़त्म किया था, टू रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। और इन मिड सितंबर द कोर्ट आस्क्ड द फेडरल गवर्नमेंट टू रिस्टोर नॉर्मल लाइफ इन कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। उन्होंने कहा सितंबर के मिड में कहा गया था कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि नॉर्मल लाइफ की रिस्टोरेशन करो कश्मीर में जल्द से जल्द, बट इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स चोक होल्ड ओवर द रीजन। लेकिन इसने अभी तक क्या है जिसको चैलेंज नहीं किया है, यो इसमें गवर्नमेंट ने यो इसको चोक होल्ड होता है, बिल्कुल आप किसी को गले से पकड़ लो ना, बिल्कुल आप उसको चोक कर दो, तो वो इसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ है, एक तरीके से बिल्कुल आप कह लें शिकंजे में लिया हुआ है। 100 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, बिल्कुल ज़िंदगी मफलूज हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई भी बट इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स चोक होल्ड ओवर द रीजन। लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया ये चैलेंज करे गवर्नमेंट के डिसीजन को। इट हैज़ ऑल्सो डेफर्ड हेयरिंग चैलेंजेस टू द गवर्नमेंट्स रेवोकेशन ऑर्डर टिल नवंबर। और जो है सुप्रीम कोर्ट उसने डेफर्ड कर दिया है, मतलब मुलतवी कर दिया है क्या हेयरिंग्स जो थी, जो चैलेंजेस टू द जो चैलेंज कर रही थी किस चीज़ को, गवर्नमेंट्स रेवोकेशन ऑर्डर टिल नवंबर। एंड चांसेस ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म ऑन दिस इशू सीम डिम। और इस पर कोई चांसेस भी हमें नज़र नहीं आते कोई फैसला आए, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंडियन जुडिशरी है वो बड़ी हद तक उसके ताबे हो चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट की। और बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही हिंदुत्व जो है कि जी वो बेसिक सारे राइट्स जो हैं हिंदुओं के पास होने चाहिए, तो ये उस पर बिलीव करते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से भी कोई जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू मुसलमानों को कोई रिलीफ मिले। With the Ayodhya verdict, the Supreme Court has given in to claims of Hindu fundamentalists being backed up by the BJP and RS concerning their right to build a temple at the site of the raised mosque. उन्होंने कहा जो अयोध्या वर्डिक्ट आया उसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इन, मतलब कि उन्होंने दे दिए हैं, गिवन इन टू द क्लेम्स ऑफ हिंदू फंडामेंटलिस्ट बीइंग बैक्ड बाय द बीजेपी। और उन्होंने कहा जो बीजेपी और आरएस ये इन्हें बैक कर रहे थे तो उनको दे दी है ये जगह कंसर्निंग देयर राइट टू बिल्ड अ टेंपल, कि वो ठीक है वहाँ पे मंदिर बना लें एट साइट ऑफ द रेज्ड मॉस्क, जो बाबरी मस्जिद की जहाँ शहीद की गई थी उस जगह पे मंदिर बना लें, द टेंपल बना लें। द डेमोलिशन ऑफ विच हैड स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस इन द अर्ली 1990s। उन्होंने कहा ये डेमोलिशन जो जब ये गिराई गई थी तो अब वहाँ पे क्या थे, वाइड स्प्रेड वायलेंस हुई थी कब, अर्ली 1990s में। इंस्टेड ऑफ अपहोल्डिंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन, उन्होंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन उसको अपहेल्ड करते इंडियन सुप्रीम कोर्ट विच हैड डिवाइडेड द डिस्प्यूटेड अयोध्या साइड इनटू 3 पोर्शंस। उस डिसीजन में क्या हुआ था, जो डिस्प्यूटेड अयोध्या जजमेंट थी उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिसमें मुसलमानों को एक हिस्सा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, डेट मुस्लिम्स भी कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड। उन्होंने कहा उसको बिल्कुल डिसीजन उसको उन्होंने नहीं माना, बजाय इसके कि एक हिस्सा जो मुसलमानों को दिया था तो वो चीज़ नहीं मानी, और कहा कि मुसलमानों को बिल्कुल ही बी कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड, यानी उनको कुछ नहीं दिया जाए फ्रॉम राइट टू रीबिल्ड, कि वहाँ पे कुछ बना सकें एट अयोध्या मॉस्क साइट, के उस जगह पे कुछ बना सकें। इंस्टेड दे हैव बीन ऑफर्ड, इसकी जगह उनको क्या ऑफर किया गया है, 5 एकर्स एट अनदर लोकेशन एज कंपलसेशन। और उसमें एक आप हरजाना कह लें, मुआवजा कह लें कि जी उन्होंने दिया कि ठीक है आप ये 5 एकड़ ले लें, लेकिन आप उसको कहीं और पे बनाएं जाके, अपनी अगर मस्जिद आपने बनानी है, आप जो हमारी जो बाबरी मस्जिद वाली जो साइट है वहाँ पे नहीं बना सकते। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी वहाँ डिसीजन आया था कि ठीक है एक पोर्शन मुसलमानों के पास होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। It is now feared that the Ayodhya verdict will become a precedent which can be applied to other disputed religious sites. अब उसमें मसला ये सिर्फ ये नहीं है कि एक जजमेंट नहीं है, अब जितने भी रिलीजियस साइट्स के वाले से कोई मसले आएंगे तो इसको एक प्रेसिडेंट के तौर पर, यानी मिसाल के तौर पे पेश किया जाएगा कि देखें वहाँ पे ये हुआ था तो यहाँ पे अप्लाई किया जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे अब है कि
इसको मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ज़ाहिर है विच विल लाइकली वर्सन द ऑलरेडी फ्रॉट रिलेशनशिप बिटवीन इंडियाज़ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। और इसकी वजह से क्या है, जो पहले ही कशीदा ताल्लुकात हैं इंडिया के हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान, उसमें मज़ीद कशीदगी आएगी। With the superior judiciary having been tamed, thus there are unfortunately no other state institutions which now stand in the way of tempering excesses of an ultra-nationalist government. Ultra-nationalist ये है जिस तरह मैं आपको कह रहा था, हिंदुत्व ये बोलते हैं कि जी हिंदू ये हैं, उन्हें ही सिर्फ जीने का हक है, तमाम चीज़ें उन्हें ही हैं और दूसरी ज़ात को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो उन्हें कहा वहाँ पे ये गवर्नमेंट है और ख़ासतौर पर जुडिशरी ही है जो ये देखती है कि इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हद से तजावज़ तो नहीं कर रहे। उन्हें कहा वही अगर ये मुसलमानों को हकूक़ देने में नाकाम रहे हैं तो फिर हमें क्या है, तो हमें कोई और इंस्टीट्यूशन नज़र नहीं आता कि जो यहाँ पे जो बीच में खड़ा हो, विच नाउ स्टैंड इन द वे ऑफ टेम्परिंग एक्सेस ऑफ एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की राह में कोई हमें नज़र नहीं आता कोई और रुकावट हो, एज इट कंटिन्यूज अंडरमाइनिंग इंडियाज़ क्लेम। लेकिन इससे हो क्या रहा है, ये अंडरमाइन कर रहा है। अंडरमाइन क्या होता है? अंडरमाइन होता है हमारे पास द एक्शन और प्रोसेस ऑफ लेसनिंग द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली ग्रेजुअली और इंसीडियसली। तो उन्होंने कहा इसका अंडरमाइन कर रहा है इंडियाज़ क्लेम, जो इंडिया कहता है कि क्या है, हम लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, कि जिस तरह भी ये कोर्ट को अपने ताबे करके ये डिसीजन ले रहे हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है इंडियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को। तो अब उससे क्या हो रहा है, तो इनका जो क्लेम है वो बिल्कुल ही अंडरमाइन हो रहा है, यानी इसकी में अब कोई बिल्कुल ही अब खोखला एक तरह का उनका बयान रहेगा जिसमें कहा जाते हैं कि जी वो हम सेकुलर डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी हैं इस पूरी दुनिया की। तो ये था हमारे पास एडिटोरियल जिसमें मेन इन्होंने मकसद ये बताया था कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वहाँ बिल्कुल जुडिशल एक्टिविज़म बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से 2 जजमेंट्स का इन्होंने हवाला दिया जिसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक ये कश्मीर के हवाले से जिसमें वो तारीख डाल रहे हैं जिसमें चैलेंज किया गया था कि जो स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया था, एक उसको वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और दूसरा ये अयोध्या जजमेंट के हवाले से जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको उन्होंने नहीं माना था और उसको ओवरटर्न करके कहा कि ये मुसलमान है, इनको अलहदा जगह 5 एकड़ दे दी जाए, लेकिन ये वहाँ पे बाबरी मस्जिद वाली जगह पे अपनी कोई मस्जिद वगैरह नहीं बना सकते। ये था एडिटोरियल इसका। बाकी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका PDF दे दूँगा अगर आपने डाउनलोड करना हुआ, और बाकी आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/group/keyopinion। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।